हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बीएड के बीडी 202 पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर लेके मैं हमेशा आता हूं। तो आइए शुरू करते हैं स्पेशल री एग्ज़ाम 2020 के पेपर को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, केंद्रीयवर्ती मान वह प्राप्तांक है जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है मध्यमान। जब अव्यवस्थित प्राप्तांक या अन्य मापन विस्तार के क्रम के अनुसार व्यवस्थित हों तो श्रृंखला का मध्य बिंदु मध्यांक कहलाता है। यह कथन H.E. गैरेट का है। अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे बहुलक कहते हैं। प्रमाणिक विचलन को प्रदर्शित करते हैं सिग्मा द्वारा। प्रमाणिक विचलन में विचलन का सदैव निकाला जाता है समानांतर माध्य से। दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। तो सहसंबंध प्रतिमान प्राप्तांक है सिग्मा या जेड प्राप्तांक। जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान सदैव शून्य होता है। टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? तो मैककॉल ने दिया था। मोड प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है ब्लूप्रिंट के द्वारा। स्टेनाइन मानकीकृत मापनी है 9 बिंदु वाली। सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है -1 से +1 तक। सहसंबंध के प्रकार होते हैं तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध होते हैं। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां क्रम कोटि तथा गुणन आघूर्ण विधि दोनों होती हैं। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए कोटि अंतर विधि का संकेत चिन्ह रो है। गुणन आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया था कार्ल पियर्सन द्वारा। सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया को आकलन कहते हैं। आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसने परिभाषित किया है? तो यह इरविन ने किया है। आकलन एक प्रक्रिया है लोगों से सूचना संकलित करने की। आकलन किया जाता है परीक्षार्थी की मन स्थिति द्वारा। आकलन का संबंध छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से है। आकलन की विशेषताएं अधिगम की आवश्यकताओं की जांच, शैक्षिक सुधार, शिक्षा का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति सभी है। आकलन की मापनियाँ हैं तो आकलन की मापनियाँ शाब्दिक तथा क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी सभी होती हैं। थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस प्रणाली से संबंधित है? तो अंतराल प्रणाली से। आयु और वजन किस मापनी के उदाहरण हैं? तो यह अनुपात मापनी के उदाहरण है। बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है? तो यह क्रमिक मापनी में किया जाता है। स्तंभाकृति किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है? तो यह अंतराल मापनी में किया जाता है। किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है मापन एवं मूल्यांकन दोनों। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है को मानकर चला जाता है। इसे किसने परिभाषित किया है? तो इसे परिभाषित किया है रेमर्स एवं गेज ने। एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है। किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है? तो यह मूल्यांकन प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है। मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? तो मूल्यांकन क्षमताओं योग्यताओं के संदर्भ में ज्ञान कराता है। प्रमुख मापन क्षेत्र है तो प्रमुख मापन क्षेत्र बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण तीनों हैं। अधिगम की प्रक्रिया में ये कारक सशक्त भूमिका निर्वहन करते हैं। तो ये कारक हैं मापन तथा मूल्यांकन, पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि। आइए आगे देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है वो शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। मापन होता है मूल्यांकन के दौरान। आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं प्रगति आख्या। आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित हैं परीक्षण। शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं वही उसके कार्य हैं, वही उसका महत्व है, वही उसकी उपयोगिता तीनों हैं। परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? तो परीक्षा की लिखित, मौखिक और प्रायोगिक तीनों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। मूक बाधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है अवलोकन विधि। संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है वार्षिक रिपोर्ट्स। संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है तो व्यक्तिवृत्त अध्ययन। अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है 4 समूहों के अंतर्गत। एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएँ होती हैं। एक दूसरे पर आश्रित होना। एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली विशेषता होती है उसकी वस्तुनिष्ठता। अधिकांश मानकीकृत उपकरणों में सुविधाजनक रूप से फलांकन करने हेतु प्रयोग की जाती है फलांकन कुंजी तथा फलांकन स्टेंसिल। समय और धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए मानकीकृत। वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है पदों की संक्षिप्त व्याख्या। वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए अधिगमकर्ता की मानसिक दशा। वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों पर। ब्लूप्रिंट को कहा जाता है तो कार्यसूचक या कार्यशैली सूचक। ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं उद्देश्य, प्रश्न, प्रकार, विषय वस्तु।
सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन आई.के. डेविस का है। शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य बालक के ज्ञानात्मक क्षेत्र में, मनोविक्रियात्मक क्षेत्र में और भावात्मक क्षेत्र तीनों में ला सकते हैं, अर्थात परिवर्तन ला सकते हैं। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है अधिगम प्रक्रिया को सरल। रॉबर्ट मेयर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया है ब्लूम के वर्गीकरण का। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है, तो बुद्धि परीक्षण द्वारा। मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम बिने द्वारा दिया गया था। विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं, शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण दोनों। आइए देखते हैं। शाब्दिक परीक्षण कहते हैं जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों को विभाजित किया जाता है तो पेपर पेंसिल तथा निष्पादन परीक्षण दोनों के रूप में। व्यक्तित्व में निहित गुणों लक्षणों को मापना कहलाता है व्यक्तित्व मापन। प्रक्षेपी प्रविधियाँ व्यक्ति के मन का मापन करती हैं। ये किस प्रकार के मन का मापन करती हैं? तो अचेतन मन का। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई? तो यह मुरे एवं मार्गन के द्वारा की गई। अंगुलियों को चटकाना, हाथों को झटकना, अपने आप से बातें करना आदि इन आवश्यक समझी जाने वाली क्रियाओं को अत्यधिक महत्व है। तो व्यक्तित्व के मापन में व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है। किस प्रकार की विधि है? तो आत्मनिष्ठ। सृजनात्मकता का मापन है जटिल कार्य। बकार मेहदी के सृजनात्मकता चित्रण के मापन से संबंधित परीक्षण है केवल शाब्दिक परीक्षण। पासी का सृजनात्मक परीक्षण है भारतीय स्थितियों में निर्मित एवं मानकीकृत दोनों। उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान का। उपलब्धि परीक्षणों के प्रारूप होते हैं। तो उपलब्धि परीक्षणों के प्रारूप मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों होते हैं। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है तो वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक और निदानात्मक तीनों। व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में। निबंधात्मक परीक्षाएं मूल्यांकन करती हैं तो विद्यार्थियों की लेखन शैली का, विस्तृत अध्ययन का, उच्च मानसिक योग्यता का। प्रत्याभिमान प्रश्न के प्रकार हैं तो बहुविकल्पीय प्रश्न। नकल की संभावना सबसे अधिक होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, जबकि ऑब्जेक्टिव में सबसे कम होती है। अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं तो अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं परीक्षणों की रचना अत्यंत कठिन है। अत्यधिक परिश्रम, समय और धन की आवश्यकता, छात्रों की कमजोरियों को जानना कठिन होता है। ये सभी हैं। एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा अथवा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर सकता है। यह कथन सुपर का है। एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है परीक्षण का प्रक्रिया, परीक्षण का मूल्यांकन, परीक्षण का फलांकन। परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं तो परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, निष्कर्षों का मानकीकरण, परीक्षण विधियों का मानकीकरण सभी होते हैं। परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है आयु आधार विधि द्वारा। उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है जो आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं मानकीकृत हो। उत्तम आकलन पद्धति की विशेषता है विश्वसनीयता एवं वैधता, व्यवहारिकता, वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता। यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैध भी होगा, ये याद रखना है आपको। पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि विश्वसनीयता गुणांक है। परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से है। वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियाँ अनुमानता तालिका, सहसंबंध विधियाँ, कारक विश्लेषण सभी होती हैं। परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त होती हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। कारक विश्लेषण विधि के प्रकार हैं तो एस विधि, आर विधि और टी विधि। एस, आर और टी तीनों विधियाँ विश्लेषणात्मक विधि के प्रकार हैं। तुलनात्मकता क्या अध्ययन करती है तो दो विभिन्न समूहों का। ये अधिक भी हो सकती हैं। यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में हमें किसी एक सुधार को प्रस्तावित करना है तो यह परीक्षा में ही संभव होगा। यह कथन शिक्षा आयोग 1949 का है। शैक्षिक विषय वस्तु की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं, मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं दोनों। और परंपरागत आकलन प्रणाली है तो ग्रेड आधारित आकलन को छोड़कर सभी परंपरागत हो सकती हैं। आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। इसका कारण है छात्रों का सर्वांगीण विकास न होना, ज्ञानोपार्जन न करना, छात्रों की प्रवृत्तियों में निरंतर परिमार्जन एवं परिष्कार लाना। ये सभी ग्रेडिंग आकलन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है शिक्षार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड स्तर प्रदान करना। ग्रेडिंग के बारे में एक बात बता दूं कि 1972 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षक विलियम फारिस द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का आविष्कार किया गया था। अगर आप लोग को हमारी मेहनत पसंद आई हो
तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।